नमस्कार। मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के राजपूतों की पराजय के कारणों की जो व्याख्यान की श्रृंखला चल रही है उसमें आज सैनिक कारण पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले स्थायी सेना के अभाव ने किस तरह से राजपूतों को परास्त किया। भारतीय शासकों के पास सुसंगठित स्थायी सेना का अभाव था। राज्य विस्तार और बाह्य आक्रमणों के समय शासक सामंतों की सैनिक टुकड़ियों को एकत्रित करके शत्रु से युद्ध करते थे। अधिक सैनिकों की आवश्यकता होने पर सामान्य नागरिकों को सेना में भर्ती कर युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाता था। युद्ध काल में भर्ती किए गए अप्रशिक्षित सैनिक न केवल अयोग्य और युद्ध कला में अनभिज्ञ होते थे, वरन उनमें अनुशासन और स्वामी भक्ति का भी नितांत अभाव होता था। विभिन्न सामंतों की सैनिक टुकड़ियों में भी युद्ध कौशल की एकरूपता, परस्पर सहयोग, सामंजस्य, तालमेल का अभाव रहता था। सामंतों के सैनिकों की निष्ठा पर भी हम क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। वो राजा की अपेक्षा अपने सामंत के प्रति अधिक निष्ठावान होते थे। ऐसी दशा में वे युद्ध क्षेत्र में एकजुट और एक रूप होकर शत्रु का मुकाबला नहीं कर पाते थे, जबकि तुर्क सैनिक पूर्व प्रशिक्षित, अनुशासित, युद्ध कला में निपुण हुआ करते थे। पदातियों का बाहुल्य। राजपूत सेना में पदाती सैनिकों की संख्या सर्वाधिक होती थी। पदाती सेना में तीव्रता और चपलता का अभाव हुआ करता था, अतः उन्हें परास्त करना सुगम था। इसके विपरीत तुर्क सेना में तीव्र और फुर्तीले अश्वारोहियों का बाहुल्य होता था। फलतः पदाती सेना अश्वारोहियों पर विजय पाने में असफल रही थी। दोषपूर्ण युद्ध विन्यास की अगर हम बात करें तो राजपूत वीरता, साहस और शक्ति की दृष्टि से तुर्कों से किसी प्रकार कम नहीं थे, किंतु तुर्कों की तुलना में राजपूतों का युद्ध विन्यास भी पुराना, पिछड़ा और दोषपूर्ण था। उनकी सेना को 3 भागों में उन्होंने बांट रखा था: वाम पार्श्व, दक्षिण और मध्य। इसके विपरीत तुर्कों का जो युद्ध विन्यास था वो श्रेष्ठ था। वो अपनी सेना को 5 भागों में बांटा करते थे, जिसमें अग्रिम दल और रक्षित सेना भी हुआ करती थी। कहते हैं कि ये तुलगुमा युद्ध पद्धति को भी अपनाया करते थे। अग्रिम दल पहले से ही आगे बढ़कर शत्रु सेना की संख्या, स्थिति, मोर्चाबंदी आदि की जानकारी प्राप्त करने और शत्रु पक्ष की रसद और सुरक्षा आदि का मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयास करता था। राजपूतों की सेना में ऐसे अग्रिम दल का अभाव था। साथ ही राजपूतों में रक्षित सेना रखने का प्रचलन भी नहीं था। वे अपनी संपूर्ण सेना को एक साथ युद्ध में झोंक देते थे और लड़ते लड़ते जब वो थक जाते थे या किसी कारणवश उनका पक्ष निर्बल पड़ने लगता था, तभी तुर्क अपनी तरोताजा रक्षित सेना के साथ भूखी, प्यासी और थकी हुई राजपूत सेना पर टूट पड़ते थे। दोषपूर्ण सैन्य संचालन की बात करें तो राजपूत तुर्कों की तुलना में वीरता, साहस, पराक्रम में भी किसी प्रकार कम नहीं थे, किंतु उनका युद्ध विन्यास और सैन्य संचालन अपने विरोधियों की तुलना में अधिक दोषपूर्ण था। राजपूत शासक निश्चित योजना अनुसार युद्ध नहीं करते थे। कौन, कब, कहाँ और कैसे युद्ध करेगा, यह पूर्व निर्धारित नहीं होता था। फलतः वे अपनी संपूर्ण सैनिक शक्ति का पूर्ण सदुपयोग नहीं कर पाते थे। राजपूत शासकों की सेना में अधीनस्थ शासक, सामंत, सेनानायक अपनी अपनी सेनाओं सहित सम्मिलित होते थे। ये सेनाएं प्रमुख शासक की अपेक्षा अपने शासक, सामंत और सेनानायक के प्रति निष्ठावान होती थी। ये शासक, सामंत और सेनानायक भी किसी अन्य वीर, साहसी और सुयोग्य सेनानायक के नेतृत्व में युद्ध करना अपने सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल मानते थे। अतः प्रत्येक अपनी अपनी सेना को मनमाने ढंग से विभिन्न स्थानों पर युद्ध करने के लिए आदेश देते थे, जिससे युद्ध में समन्वय और सामंजस्य के स्थान पर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाया करती थी। परंपरागत युद्ध प्रणाली की बात करें तो राजपूत जो थे वो परंपरागत युद्ध प्रणाली से युद्ध करते थे। जो राजपूत शासक हैं, जो सेनापति हैं, वो युद्ध क्षेत्र में सैन्य संचालन, संगठन, अनुशासन को तुर्कों की अपेक्षा कम महत्व देते थे। राजपूत शासक और सेनापति व्यूह रचना और सैन्य संचालन के अपने दायित्व की उपेक्षा करके व्यक्तिगत शौर्य प्रदर्शन के लिए साधारण सैनिक की भांति युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ते थे। फलतः ये युद्ध के दौरान न तो अपनी सेना को उचित मार्गदर्शन और निर्देश दे पाते थे और न ही संकट के समय उनका उत्साहवर्धन कर पाते थे, जिसका परिणाम यह होता था कि सेना विशृंखलित होकर अनुशासनहीन हो जाती थी। और यही नहीं, अनेक बार शासक और सेनापति के घायल होने या वीरगति को प्राप्त होने पर सैनिक हतोत्साहित होकर पराजय की आशंका में युद्ध भूमि से भागने भी लगते थे। जबकि तुर्क जो थे वो इस तथ्य से परिचित थे कि नेता विहीन सेना का मनोबल टूट जाता है, अतः वे अपने व्यक्तिगत सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते थे। राजपूत हस्ती सेना पर
ज़्यादा ध्यान देते थे। तुर्क जबकि थे, उनकी अश्व सेना की श्रेष्ठता राजपूतों की पराजय का एक कारण बनी थी। गुणात्मक दृष्टि से राजपूतों की हस्ती सेना की तुलना में हम कह सकते हैं कि तुर्कों की अश्वारोही सेना जो थी वो अधिक श्रेष्ठ थी। राजपूत अपने जो शत्रु हैं उनको रौंद कर नष्ट करने के लिए अपनी हस्ती सेना को सबसे आगे रखते थे, किंतु अनेक बार हस्ती सेना शत्रुओं के तीव्र आघातों, मारकाट या तीरों की बौछारों से व्याकुल होकर बिगड़ जाती थी और हाथी पीछे की ओर मुड़कर शत्रु पक्ष की अपेक्षा अपनी ही सेना को रौंद डालते थे। इसके अतिरिक्त हाथियों के लिए तुर्कों के अश्वारोहियों के समान तीव्र गति से इधर उधर घूमना और दौड़ना भी संभव नहीं था। हाथियों की अपेक्षा घोड़े जो थे वो प्रहार और रक्षा करने की दृष्टि से अधिक उपयोगी थे। यही नहीं, धीमी गति और विशाल आकार होने के कारण हाथी जो है आसानी से शत्रु का लक्ष्य बन जाते थे। साथ ही तुर्क अपने फुर्तीले अश्वों की सहायता से भागते हुए राजपूतों का आसानी से दूर तक पीछा करके उन्हें पुनः संगठित होने से रोक सकते थे। डॉक्टर के निजामी लिखते हैं कि गतिशीलता तुर्की सैनिक संगठन का मूल आधार थी। वह युग अश्वों का युग था। अद्वितीय गतिशील और शस्त्र सुसज्जित घुड़सवार सेना उस युग की महान आवश्यकता थी। गुप्तचर व्यवस्था की कमी की हम बात करें तो राजपूतों ने इस पक्ष की ओर ध्यान ही नहीं दिया। विदेशी आक्रमणकारियों के आगमन, सैनिकों की संख्या, सैन्य तैयारियों, दुर्बलताओं की उन्हें पूर्व जानकारी मिल ही नहीं पाती थी। अचानक आक्रमण होने पर उन्हें शत्रु से जूझना पड़ता था, जबकि मुस्लिम आक्रमणकारियों की गुप्तचर व्यवस्था अत्यंत कुशल और संगठित थी। नवीनतम अस्त्र शस्त्रों का अभाव रहा है हमेशा। युद्ध प्रणाली की भांति ही राजपूतों में अस्त्र शस्त्र भी उनके परंपरागत थे। जैसे कि वो तलवारों और भालों से युद्ध करते थे, जबकि तुर्क जो थे वो तीर कमान का प्रयोग करते थे, जिसके बल पर वे शत्रु पर दूर से ही आक्रमण कर उन्हें सजा देते थे, उन्हें नष्ट करते थे। इसके विपरीत राजपूतों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले शस्त्रों से केवल निकट के शत्रु का नाश ही संभव हुआ करता था। युद्ध संबंधी दृष्टिकोण में भी भिन्नता हम कह सकते हैं कि राजपूतों की पराजय का एक कारण बनी। राजपूत युद्ध को रणकौशल और वीरता प्रदर्शन का माध्यम मानते थे। विजय प्राप्त करना उनका लक्ष्य नहीं होता था। शत्रु पर छल कपट द्वारा प्राप्त विजय को वे हे समझते थे। वस्तुतः राजपूत लड़ना और मरना जानते थे, युद्ध करना नहीं। शत्रु की दुर्बलताओं का लाभ उठाकर विजय प्राप्त करना उनके स्वभाव में ही नहीं था। इसके विपरीत तुर्क जो थे वो लड़ना और जीतना दोनों ही चाहते थे। डॉक्टर UN घोषाल लिखते हैं कि यद्यपि राजपूत बहादुरी में और मृत्यु के प्रति अवहेलना की दृष्टि से अद्वितीय थे, किंतु एक आदर्श योद्धा और सैनिक सम्मान की ऐसी भावना से प्रेरित थे जो उन्हें वे व्यावहारिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्राय अयोग्य बना देते थे। युद्ध के स्वरूप में भी भिन्नता रही है। राजपूतों और तुर्कों द्वारा किए जाने वाले युद्धों की प्रकृति में भी पर्याप्त भिन्नता थी। राजपूतों ने उत्तर पश्चिमी सीमांत की सुरक्षा की ओर ध्यान ही नहीं दिया, अतः तुर्कों ने उस ओर से प्रविष्ट होकर राजपूत राज्यों पर आक्रमण कर दिया। फलतः राजपूतों को रक्षात्मक युद्ध लड़ने पड़े थे, कभी आक्रांता वो नहीं बन सके। विदेशी आक्रमणकारियों को आक्रामक नीति से ही हराया जा सकता है, किंतु रक्षात्मक युद्ध राजपूतों के लिए हानिप्रद सिद्ध हुए। वस्तुतः इसके विपरीत तुर्क जो थे वो सदा आक्रमणकारी ही रहे थे। योग्य नेतृत्व, कुशल और अनुभवी सेना नायकों का अभाव की अभी अगर हम बात करें तो राजपूतों के पास योग्य, प्रतिभाशाली, अनुभव सेनापतियों का अभाव था। वस्तुतः राजपूत राज्यों में जो शासक थे वो शासक की भांति सेनानायक और सैनिकों की नियुक्ति जो थी वो वंशानुगत थी। किसी सेनानायक सैनिक की मृत्यु होने पर योग्य, वीर और साहसी न होने पर भी उनके पुत्र को ही सेनानायक और सैनिक बना दिया जाता था। यही नहीं, सेनानायक और सैनिक वृद्ध और अशक्त होने पर भी अपने पद पर बने रहते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि राजपूतों में योग्य, कुशल, प्रतिभाशाली, अनुभवी सेनानायकों और सैनिकों को का हमेशा से अभाव रहा। इसके विपरीत महमूद गजनवी, महमूद गौरी जन्मजात सैनिक थे। वे अत्यंत योग्य, प्रतिभावान, नेतृत्व कुशल, सैन्य संगठन में निपुण, अनुभवी सेनानायक रहे हैं। तुर्कों की प्रारंभिक सफलताओं की बात करें तो तुर्क आक्रांताओं ने मध्य एशिया के अनेक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी। महमूद गजनवी को भारत में अनवरत सफलताएं मिली। उसके बाद महमूद गोरी जो है उसने प्रारंभ में मुल्तान, सिंध आदि को भी जीतने में वह सफल रहा है। इन प्रारंभिक सफलताओं से तुर्कों के सामरिक अनुभव, उत्साह और साहस में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई थी। इसके विपरीत निरंतर हो रही पराजयों ने राजपूतों का मनोबल तोड़ दिया।
वे हतोत्साहित हो गए। फलतः तुर्कों के लिए उन पर विजय प्राप्त करना सुगम हो गया। यही नहीं, अनेक शासकों ने तो तुर्कों को अजय मानकर बिना लड़े ही उनके समक्ष अपना समर्पण कर दिया था या वो पलायन कर चुके थे।